Hello everyone, myself Vishnu Naman, Assistant Professor Law. As you people know कि हम लोग अभी अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स के कुछ पार्ट्स पढ़े और फंडामेंटल राइट्स में ही हम अभी आर्टिकल 25 से 28 तक कल के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 29 एंड 30 जो बात करता है राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल रिस्पेक्टिव ना, या कह सकते हैं कि जो इसका मार्जिनल नोट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे आर्टिकल 29 और 30 में प्रोटेक्टेड हैं। तो इसको पढ़ने से, इसको समझने से पहले हमको पढ़ना होगा बेयर लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 29 देन आफ्टर आर्टिकल 30। तो 29 का जब पहला सब क्लास 1 पढ़ेंगे तो एक बार आप लोग पढ़िएगा मेरे साथ, जिससे क्लियरिटी आए। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन को अंडरलाइन कीजिए, मीनिंग देयर बाय दिस राइट इज अवेलेबल फॉर द एनी सिटीजन। और कौन सा? रेजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत में रह रहा है, और एनी पे पार्ट देयर ऑफ, या उसके किसी हिस्से में, हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कुछ चीजें जो अंडरलाइन करनी है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन, शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब कह रहा है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी हिस्से में रह रहा है और उसकी कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी। क्या क्या चीज है? देखिए, एनी सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, पहला पॉइंट, उसकी एक स्पेसिफिक अलग लैंग्वेज होगी, एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट होगा और एक डिस्टिंक्ट कल्चर होगा। ये तीन चीजें हैं, इसको अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग अपने बैरक में 29 का सब क्लास 1 में, कि उसकी भाषा, लैंग्वेज मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप की, एक समुदाय के। ये एक्चुअली में जो 29 का सब क्लास 1 है ये बात करता है ऑफ ग्रुप राइट्स, और 29 का जो सब क्लास 2 है वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है। सब क्लास 2 अभी हम डील करेंगे, अभी हम लोग 1 डील कर रहे हैं। तो जो एक, सपोज करिए कि एक ग्रुप है जिसकी एक स्पेसिफिक भाषा है, जो एक विशेष भाषा है, उस भाषा को, या एक विशेष लिपि है, उस भाषा का एक शैली जो होती है उसको लिपि बोलते हैं। तो एक विशेष लिपि है या उनकी एक स्पेसिफिक कल्चर है ना, तो इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का उस पर्टिकुलर ग्रुप को अधिकार है। यही बात करता है हमारा आर्टिकल 29। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान बात है कि हमारे इंडिया में रहने वाला कोई भी सिटीजन का एक ग्रुप जो है, यदि उसको लगता है कि उसकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उसकी एक स्क्रिप्ट है, उसकी एक स्पेसिफिक क्या है, कल्चर है, तो इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने का उस पर्टिकुलर ग्रुप को, समुदाय को अधिकार है। अब 29 सब क्लास 2 पढ़ते हैं। 29 सब क्लास 2 एक्चुअली में 15 से बात, आर्टिकल 15 में हमको यही देखने को मिला था कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स, क्या, ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। रिलीजन, रेस, कास्ट, रिलीजन मीन्स धर्म, रेस मीन्स होता है क्षेत्रवाद, कास्ट मीन्स होता है जाति, लैंग्वेज माने भाषा, या इन सभी आधारों के आधार पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे फंडिंग किसके द्वारा हो रही है, स्टेट के द्वारा हो रही है, ऐसे इंस्टीट्यूशन में क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन सभी बातों के आधार पे जो अभी हमने बताया है। क्या क्या है? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है और लैंग्वेज है, या इनमें से कोई एक। तो हमारा 29 क्लियर हो गया। मतलब पहला ग्रुप राइट और दूसरा इंडिविजुअल्स राइट। इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है कि इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन दी मेंशन्ड ग्राउंड दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 29 सब क्लास 2। अब हम लोग इसके केसेस कुछ पढ़ेंगे तो हमको थोड़ी क्लियरिटी आएगी अबाउट आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा पहला केस इसमें हम डील करने वाले हैं, दैट इज दी जगदेव सिंह सिद्धांति वर्सेस प्रताप सिंह 1965। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या कहा कि राइट टू कंजर्व अंडर आर्टिकल 29(1) इंक्लूड्स द फ्रीडम टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज। मतलब अपने जो हमारे कंजर्वेशन का राइट है अंडर 29 सब क्लास 1,
उस राइट के तहत हम अपने धर्म को बचाने के लिए इवन वी कैन एगिटेट, मतलब हम धरना भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं अपने बातों को रखने के लिए, अपने पर्टिकुलर रिलीजन को बचाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं। एगिसिएशन मीन्स होता है टू प्रमोट एग्रेसिवली ना, किसी भी चीज को जब एग्रेसिवली प्रमोशन किया जाता है तो दैट इज नोन एज एगिटेशन। तो ये चीज कहा गया कि हम प्रमोशन करने का अधिकार है मेरा अंडर आर्टिकल 29 सब क्लास 1। तो क्या ये माइनॉरिटीज को ही है जो 29 सब क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ माइनॉरिटीज को है? तो नहीं, माइनॉरिटीज वो कौन सी माइनॉरिटीज हैं? देयर इज नो क्वेश्चन कि केवल हिंदू माइनॉरिटी है या मुस्लिम माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इज ए सब्जेक्टिव टर्म, इट कैन बी चेंज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स पर्सपेक्टिव। जैसे कर्नाटका में कोई और माइनॉरिटी होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई और माइनॉरिटी होगा, बिहार में कोई और माइनॉरिटी होगा, साउथ स्टेट्स में कोई और होगा, महाराष्ट्र में कोई और, जैसे महाराष्ट्र में आपको मराठी मिलेंगे। तो दीज आर दी माइनॉरिटीज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ दी स्टेट्स। तो ये हमारा हो गया। तो क्या ये हम इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये सिर्फ माइनॉरिटीज को राइट है, तो इसके आंसर के लिए द केस दैट केम बिफोर अस दी अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974। अंडर दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन माइनॉरिटी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि माइनॉरिटी के राइट्स, तो इसमें क्या कहा, इवन मेजोरिटी कैन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेजोरिटी का मतलब जिस समुदाय, जिस स्टेट में कोई एक क्लास जो है, एक ग्रुप है जो माइनॉरिटी मानी जाती है, उसके अलावा तो उसके अब अगेंस्ट में एक मेजोरिटी ग्रुप होगा। जैसे कहीं पे हिंदू मुस्लिम सपोज कीजिए कि एक मुस्लिम समुदाय है, वहां माइनॉरिटी है, तो हिंदूज जो होंगे क्या होंगे, मेजर होंगे। तो क्या कह रहा है अहमदाबाद सेंट जेवियर्स केस में कि मेजोरिटी जो है उसको भी राइट है अपने फंडामेंटल राइट को, अपने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट, अपने स्पेसिफिक कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अंडर आर्टिकल 29 सब क्लास 1। ठीक है, तो हमने ये जाना कि हमने आर्टिकल 29 में मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी बोथ को प्रोटेक्ट किया है, बोथ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, ये कौन से केस में कहा गया, अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। फिर हमारे पास एक केस और आया, डीएवी कॉलेज पंजाब वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था, गुरु नानक यूनिवर्सिटी वाज देयर इन पंजाब एंड इट इश्यूड अ गाइडलाइंस। गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, उसने एक गाइडलाइन किया कि हमारे यूनिवर्सिटी एज वेल एज एफिलिएटेड कॉलेजेज जितने भी हैं सभी पंजाबी लैंग्वेज में ही केवल पठन पाठन कराएंगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम अंडर दिस केस कि एज हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक यूनिवर्सिटी पंजाब में है, तो ये डिफरेंट ये स्पेसिफिक सर्टेन बात है कि पंजाबी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द एफिलिएटेड कॉलेजेस, क्या एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आप ये मैंडेटली लागू करवा सकते हैं कि आप भी उसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को प्रमोट करिए? ये बात चैलेंज की गई अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। कहा गया कि दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29। क्यों वायलेटिव है? क्योंकि पंजाबी हो सकता है इस यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा एफिलिएटेड कॉलेज हो जहां पे पंजाबी लैंग्वेज ना प्रमोट करना चाहते हो ना, तो क्या उन लोगों को उनके अपने स्पेसिफिक लैंग्वेज से, अपने अपने जिस लैंग्वेज में वो लोग कंफर्टेबल हैं उसमें पढ़ने का क्या उनको अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो दैट दिस वाज हेल्ड इन दिस केस कि यस द यूनिवर्सिटी, देखिए क्या लिखा, द गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैन कंजर्व द लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी, बट मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो माइनॉरिटी है ये किसकी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी की, इसको कंजर्व कर सकता है, इसका कंजर्वेशन कर सकता है गुरु नानक यूनिवर्सिटी। जो भाषा आधारित माइनॉरिटी है उसका प्रमोशन, कंजर्वेशन मतलब उसका संरक्षण किया जा सकता है गुरु नानक यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन ये बट इट कैन नॉट इम्पोज इट्स ऑर्डर ऑन दी एफिलिएटेड कॉलेजेस। मतलब ये एफिलिएटेड कॉलेजेस पे अपना ऑर्डर जो है इन्फोर्स नहीं करा सकती, इम्पोज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो हो सकता है उस रीजन में ना होके, उस क्षेत्र में ना होके कहीं और हो जहाँ के लोग पंजाबी लैंग्वेज ना बोलना चाहते हो, ना सीखना चाहते हो, फिर भी हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उनको मैंडेटली जो है मजबूर कर रहे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे, अगला केस है दैट इज दी जल्लीकट्टू केस। ये भी हमारा कल्चरल प्रोटेक्शन से आता है। और इस केस में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सबसे पहले जल्लीकट्टू खेल को बैन कर दिया था। व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू? ये साउथ के पोंगल एक त्योहार होता है जो हमारे यहाँ स्पेशली यूपी और जो खिचड़ी त्योहार है ना, तो ये इसी के समय में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो जब फसलें कटती हैं तो इस पोंगल त्योहार में एक आयोजन होता है जहां पे बैलों की एक दौड़ कराई जाती है। और उन बैलों में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट बैल होगा, उस बैल का जो हंक होगा, वो जो उसके पीठ पे होता है ना कुबड़, जो व्यक्ति उसको पकड़ेगा और उससे कंट्रोल करेगा उस बैल को, स्ट्रांगेस्ट बैल को, ही विल बी द विनर ऑफ दैट केस ना। तो इसमें क्या हुआ कि इसके चक्कर में डिफरेंट लोग बैल पालते भी थे। एक तरफ तो देख रहे हैं कि इस खेल के चक्कर में बहुत सारे लोग अभी तक बैलों की जरूरत न होते हुए भी इस खेल के चक्कर में बैलों को पाले हुए हैं, उनका संरक्षण किए हुए। दिस वाज अ कंटेंशन ऑफ द इन फेवर ऑफ जल्लीकट्टू गेम की सर दिस इज द specific reason, that's why we are protecting the specific kinds of oxes, that is बैल, जो हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो अभी अगर इनकी जरूरत तो कोई है नहीं तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कल्चर, प्रमोशन ऑफ द कल्चर। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज द एनिमल क्रूएल्टी। आप जो है प्ले एंड गेम एंजॉयमेंट, ह्यूमन एंजॉयमेंट के नाम पे आप एनिमल क्रूएल्टी नहीं कर सकते, जानवरों के साथ आप क्रूएल्टी नहीं कर सकते हैं, क्रूरता नहीं कर सकते हैं। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस जल्लीकट्टू इन 2014। 2014 में बंद कर दिया। 2015 में फिर एक बार रिव्यू पिटिशन वाज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ना। क्या हुआ? बैंड इन 2014 बट रिव्यू पिटिशन अगेन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2015, बट दिस वाज rejected. This was rejected, and once again it was allowed by the Prime Minister Modi's interference. That was a political interference, and through his interference this particular game was allowed. बट जब ये गेम फिर अलाउ हो गया तो इसके पोलिटिकल जितने भी एनिमल कंजर्वेशन के लिए जितने भी नेशनल ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पेटा हो गया, ये सभी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज किया कि सर दिस इज वायलेटिव ऑफ एनिमल्स राइट ना। तो वी आर कमिटिंग अप टू सम एक्सटेंट एनिमल क्रूएल्टी, दैट्स व्हाई वी शुड अबॉलिश सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस ना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 जजेस बेंच से फिर से इसको रिव्यू किया, एंड आफ्टर रिव्यूइंग इट स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि नो, this particular practice is not an animal cruelty, will not be considered as an animal cruelty, but it is a क्या है ये conservation of specific culture protected under article 29(1) of Indian Constitution। मतलब कहा कि हमारे आर्टिकल 29 के सब क्लास 1 में ये कंजर्वेशन है ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक लैंग्वेज। these all 4 cases are with regard to आर्टिकल 29 सब क्लास 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है सब क्लास 2, तो हमने पढ़ा ही कि हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अब आते हैं हम आर्टिकल 30 पे, जो बात करता है किसके लिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो लेट मी राइट द केसेस, देन आई विल come to the topic, that is there are 2 cases। once please take a screenshot, उसके बाद हम जो है इन केसेस पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया अभी जस्ट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग आर्टिकल 29 पढ़ लिए। अब आर्टिकल 30 पे आते हैं, जो स्पेसिफिकली बात करता है क्या, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहले आप लोग एक बार बैरक लेके मेरे साथ पढ़िएगा, थोड़ा क्लियरिटी है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब हम आर्टिकल 30 में 2 तरह के माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल 30 है ना, माइनॉरिटीज जो है 2 तरह की होंगी। पहला
रिलीजन बेस्ड और दूसरा लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, ये दो तरह की माइनॉरिटी है हमारे आर्टिकल 30 में। फिर एक बार इसको अंडरलाइन करने के बाद फिर पढ़िए, ऑल minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। सपोज करिए कि जब हम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और हमको इच्छा है कि हमारे स्पेसिफिक कल्चरल मेरे कल्चर के बारे में पढ़ाने वाला एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जो उसको प्रमोट करे उसके वेलफेयर के बारे में, तो हम ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दिस इज द स्पेसिफिक राइट, एक्सक्लूसिव राइट दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका एक सब क्लास 1A जोड़ा गया था जो कब 1978-44 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा कि इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने ले लिया है। तो यदि हम कोई कंपलसरी एक्विजिशन करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी का जो माइनॉरिटी एजुकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या होगा, वही बात कर रहा है। तो इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अ माइनॉरिटी, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और एडमिनिस्टर किया जा रहा है, रेफर्ड इन क्लॉज 1, शैल स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट्स फिक्स्ड और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ फॉर द acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। ये चीज इंश्योर करेगा स्टेट कि ये जो हम प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हैं उस एक्विजिशन से कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्पस फेल कर जाए जो हमारा आर्टिकल 30 में प्रोवाइडेड है ना तो वो पर्पस फेल होना चाहिए और वो जो अमाउंट हमने दिया है वो इतना स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो रेस्ट्रिक्ट न करे 30 क्लास 1 में जो राइट प्रोवाइडेड है। फिर 30 का सब क्लास 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट against any educational institution on the ground that it under the management of a minority whether based on religion or language। कह रहा है कि जैसे कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको किसने एस्टेब्लिश किया है, माइनॉरिटी ग्रुप ने, और उस ग्रुप ने उसको रन कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये कहा इसमें कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या वो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर दे, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फंडिंग ना दे, उसको बंद कर दे? तो नहीं, दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 30 सब क्लास 2। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी स्टेट वाइल प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हो गया 30, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा सा एक केस पढ़ लेते हैं आर्टिकल 30 का, आजिज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस के नाम से ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस। इसमें क्या हुआ था, 1967 में आया था। इसमें ये कहा गया कि जो चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, जिसका प्रोफाउंडर था, इसने क्या किया, एक मुस्लिम व्यक्ति था, इसलिए, और ये हम कह सकते हैं उस व्यक्ति का कंटेंशन था कि वी कैन क्लेम दैट दिस इंस्टीट्यूशन इज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि इसको मुस्लिम के द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया था। तो दिस कंटेंशन वाज रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट एंड व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस कि हम एक मुस्लिम के द्वारा यदि कोई इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश किया गया है तो यह इतना होना मात्र ही ये ग्राउंड नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द पिटिशन merely founding by Muslim is not a ground to claim the institution to be regarded as a मुस्लिम या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन इसको 2024 में ओवर रूल कर दिया गया और इसको ओवर रूल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाई 4:3 मेजोरिटी, क्या कहा, नाउ इट इज ओपन। ठीक है, हमने जो बात थी पुरानी थी, लेकिन अब कहा कि हम इसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके पास स्पेसिफिक राइट है टू कंजर्व द सेम। क्या सेम मतलब, वो माइनॉरिटी एजुकेशनल, जिस पर्पस से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाता है उस पर्पस को प्रमोट करने के लिए हम इसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। नाउ इट इज ओपन टू कंसीडर इट एज अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दिस वाज हेल्ड इन दिस केस फर्दर इन 2024। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम माइनॉरिटी हैं और हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर लिया, तो क्या
क्वेश्चन आता है कि क्या हमने टीचर्स की नियुक्ति भी हम करेंगे? हाँ ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कह रहा ना इसमें क्या कौन कौन से राइट्स हैं, देखिए एक बार फिर पढ़िए 30 को। शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हाथ में होगा, आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? क्या टीचर्स की हायरिंग आएंगी? हाँ ठीक है, आ जाएंगी। क्या ये राइट टू एफिलिएशन आएगा? क्या उसका एफिलिएशन, क्योंकि कोई भी कॉलेज चलता है तो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन मिलती है, या एक स्टेट बोर्ड होता है जो एफिलिएशन करता है, या रिकॉग्निशन, या उसका सिलेबस डिसाइड करने का, उस माइनॉरिटी एजुकेशन को अपना सिलेबस भी डिसाइड करने का अधिकार होगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस वाज डिस्कस्ड इन द TMA 5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये राइट टू एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, ये फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। इसमें इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, दीज ऑल आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर तो कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट दिस एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट इंक्लूड द डिसाइडिंग द सिलेबस। आप उस यूनिवर्सिटी का या उस कॉलेज का सिलेबस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दिस विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द स्टेट, ठीक है। या उसका आप रिकॉग्निशन या उसका एफिलिएशन आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दिस विल बी बाय द डिसाइडेड बाय द डिसाइडिंग अथॉरिटी, ठीक है। और वो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? यूजीसी है, स्टेट है। तो फॉर टूडेज लेक्चर दिस इज दैट इज ऑल फॉर टुडे। जैसे हमने, आप लोग जानते ही हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पढ़ा। 30 क्या बात करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। और किसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और वो माइनॉरिटी किस बेस पे होनी चाहिए? तो या तो वो रिलीजन बेस्ड हो या तो लैंग्वेज बेस्ड हो। दो तरह की माइनॉरिटी सिर्फ, या तो धर्म आधारित और या तो भाषा आधारित। ये दो तरह की माइनॉरिटी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकती हैं, कंजर्व प्रोटेक्ट कर सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती हैं। 29 में क्या हमने पढ़ा था? 29 में पढ़ा था कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ सिटीजन है जो क्या करता है, एक क्लास को जिसकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी, एक स्क्रिप्ट होगी, जिसकी एक कल्चर होगी, एक भाषा होगी, एक लिपि होगी, एक संस्कृति होगी, वो उन सभी बातों को प्रोटेक्ट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। Thank you very much for having a patience to be with me, and please like and subscribe my channel and share to those who are actually in need to study a कह सकते हैं कि हेल्पफुल लेक्चर लाइक दिस, ठीक है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो सके। हमारा यही इंटेंशन है कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें अवेलेबल हो पाए, जो लोग अफोर्ड एक्चुअली नहीं कर सकते हैं ना। और अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।